फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी। Thank you, sir, giving me an opportunity to talk. Sir, Tamil Nadu is famous for great temples of a Dravidian culture. You have Madurai, of course he talked, Rameshwaram, Gangaikonda Cholapuram, Tanjavur, and Dharasram, and many more. Today I am going to talk about Srirangam. Sir, it's one of the famous temples, but not really known to people. It's more than 1,000 years old. It is in the area of 156 acres of land. It is the only living Hindu temple in the world, largest Hindu living temple in the world. Though there is a Cambodia, but Cambodia is not a living Hindu temple. It has 21 Gopurams, and its Rajagopuram is the tallest in Asia. Sir, it should be included in the tourism of our Tamil Nadu as well as our nation's destination. It has a great history, a great architecture, and it should be part of any of our tourist circuit in the south, because it comes in the world. If it comes in the World Heritage, sir, I am addressing this to the Minister of Tourism through you, sir. If it comes in the World Heritage, the footfall will be more. Globally, people will come to know. It will get a great opportunity to showcase the Dravidian culture to the entire world. Thank you very much. Jai Hind. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने पहले के दो प्रश्नों में उत्तर में निवेदन किया कि इट इज टू बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. If state government will initiate, we are certainly going to consider this, and simultaneously, I would request to the honourable minister or to the honourable member also कि यदि वो राज्य सरकार को इस विषय में लिखें और आग्रह करें कि ये जो श्रीरंगम के मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया जाना चाहिए. हालांकि वो पर्यटन के क्षेत्र नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास में उस मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, संस्कृति मंत्रालय की भी, यदि राज्य सरकार उस पर डोजियर बना करके भेजती है तो उसको टेंटेटिव लिस्ट में रखे जाने के लिए जो है भारत सरकार निश्चित रूप से काम कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 50, प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी. सर इधर हूं. क्वेश्चन नंबर 50. ऑनरेबल मिनिस्टर. सर, उत्तर सभा पटल पे रखा गया. सो फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा. यस सर. सर, सभा पटल पे जो उत्तर रखा गया है वो बहुत संतुष्टि नहीं देता है, थोड़ा निराशा भी देता है, लेकिन इसके हम साझीदार हैं. मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने आपके समक्ष रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आने वाली दिक्कतों का कोई जिक्र किया है, या डिले के बारे में कोई आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखा है अपनी दिक्कतों के बारे में? अगर ऐसा है तो क्या इस पे थोड़ा प्रकाश माननीय मंत्री जी और मंत्रालय डालेंगे? थैंक यू चेयरमैन सर. सर, ये जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने उठाया है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें रिक्रूटमेंट से संबंधित है. मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बताना चाहता हूं कि 16 राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है, रिक्रूटमेंट करती है आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 के तहत, और शेष में हाई कोर्ट इस काम को करता है. जहां तक टोटल जो हमारी 2025 के आंकड़ों के अनुसार मैं कह सकता हूं, देश भर में डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी 25,886 है. उसमें से जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 21,031 है. जो वैकेंसी है 4,855 है. इन्होंने ये कहा है कि रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आती है. ये एग्जाम लेने का काम, उनके रूल्स बनाने का काम, रूल्स आर्टिकल 309 के तहत बनाने का काम
ये 16 राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को है और शेष में हाई कोर्ट को है। हम समय समय पर, जो आपने चिंता प्रकट की है, हम समय समय पर जो हमारे स्टेट हाई कोर्ट्स हैं उनको पत्र भी लिखते हैं और उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वैकेंसी स्टेटस, टाइमली कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पब्लिक कमीशन, उसको वो इंश्योर करें और बॉटलनेक्स जो आती है उसको वो दूर करें। जहां तक शिकायतों का मसला है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में बिहार राज्य से भी एक शिकायत आई हुई है। हमने संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी हुई है उनको भेज रखा है। जी, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है ये बहुत सही विषय है। ये अभी एक प्रोजेक्ट पे हमने काम शुरू किया है, टाइगर आउटसाइड कॉरिडोर। ऐसे स्थानों को, ऐसे जो हमारे इस समय पूरे देश में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, वो जो 54 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें कोर एरिया के बाहर जो टाइगर्स हैं उस सारे विषयों की हम पहचान कर रहे हैं। विशेष रूप से जैसे मैं उदाहरण के लिए भी देना चाहूँगा कि मैं खुद फील्ड विजिट करके आया था पीलीभीत के आगे दुधवा क्षेत्र का, और कुछ जगहों पर हमारे जो क्षेत्र हैं वो आपस में अलग अलग भी हैं। तो जो टाइगर आउटसाइड टाइगर कॉरिडोर है उसको लेकर के एक विशेष परियोजना हमने शुरू करी है, स्थानों को भी चिन्हित करा है और उसके समाधान के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। Question number 49, Sri N.R. Ilangoji. My questions. Honorable Minister Sri Gajendra Shekhawat ji. माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। First supplementary through N.R. Ilango. Chairman, I would like to know, in view of the Tamil Nadu's rich cultural legacy, will the Ministry of Tourism consider approving Madurai as a nominated destination under the One State, One Destination scheme, given its global prominence through the Meenakshi Amman Temple, integrated heritage circuits and strong tourism infrastructure? Or consider Kanyakumari, recognizing its national significance as the southernmost tip of India, the confluence of three seas, and its capacity for enhanced coastal tourism development? धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने कन्याकुमारी और मदुरई, इन दोनों में से किसी एक को आइकॉनिक डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसमें समाहित करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए आग्रह किया है। मैं सदन और सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि स्थान का और प्रोजेक्ट का चयन करना ये राज्य सरकार के जिम्मे है और राज्य सरकार ने तमिलनाडु में मामल्लापुरम को इसके लिए नामित करके वो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया है। इसलिए इन दोनों स्थान कन्याकुमारी और मैसूर, मैं मानता हूं कि उनका बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर भी अभी उनका कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। Second supplementary through N.R. Ilango. Union government proposes to work in coordination with the Tamil Nadu state government, the Department of Tamil Nadu State Archaeology, and leading research institution to ensure scientific integrity, transparency, and due national recognition for the ancient archaeological heritage of Tamil Nadu. That's my question. Sir, archaeological excavation is not concerned with the tourism department and ministry. I think ये मंत्रालय से बाहर के परिव्यू पे आपने क्वेश्चन। But excavation is not the subject of Ministry of Tourism, sir. First supplementary, the third supplementary, Srimati Renuka Chaudhary. Sir, I want to draw the Honourable Minister's attention to the fact that today your tourism, which used to give you 7.9 crore in 2020, your employment is down to 4.2 crore. It's one of the largest instruments of self-employment and keeps artisans and all at remote areas employed. So it's rather alarming. I don't know what they can give Tamil Nadu when the union budget has been cut by 91%. From 3.33 crore to just 3.07 crore. In the light of this,
What are you doing to do international promotion like Incredible India, which was brought about and put us on the global map? How are you going to compete with countries like Thailand, Vietnam and Dubai? And you are not able to promote India as a cohesive whole nation. Why have you taken such budget cuts? And how are you going to create employment? And what are you going to give states, particularly a culturally rich state like Tamil Nadu and Telangana and other such areas? Thank you. Honorable Minister. धन्यवाद सम्मानीय चेयरमैन साहब। मैं पहले माननीय सदस्य का धन्यवाद करते हुए मैं जो डेटा इन्होंने दिया है कि 7 करोड़ एम्प्लॉयमेंट से घट करके वो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, डेटा का उनका सोर्स क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2019 के बाद 2020 में जब कोविड की आपदा आई उसके कारण से जो टूरिज्म का क्षेत्र का जो नुकसान हुआ, ग्लोबली नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में जिन देशों ने पूरी दुनिया में टूरिज्म में सबसे बेहतर रिकवरी की है, भारत उसमें से एक है। और इसके अतिरिक्त ऐसे देश जिन्होंने 2019 के बेंचमार्क को वापस छुआ है, उनमें से भी भारत एक है। पिछले एक साल में भारत में 2 करोड़ से ज्यादा विदेशी सैलानी भारत में आए और उसके कारण से भारत को देश को 2,30,000 करोड़ रुपए का लगभग 33 बिलियन US डॉलर्स का विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। इसके अतिरिक्त भी आपने 3 देशों का नाम लेकर के थाईलैंड के कंपटीशन की बात कही, वियतनाम के कंपटीशन की बात कही, दुबई के कंपटीशन की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चेयरमैन साहब,